हेलो स्टूडेंट्स, यह सामान्य ज्ञान का पुस्तक है लूसेंट का। और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आप भी मेरे साथ बुक कवर कर सकते हैं। आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो 20वां चैप्टर है, संगम युग। तो आज हम लोग इसी को पढ़ करके कवर कर लेंगे पूरा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा बुक कवर करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। आप साथ देते जाइए, पूरा बुक हम लोग कवर कर लेंगे। तो संगम युग में पढ़ना शुरू करते हैं। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, संगम शब्द का अर्थ क्या होता है, परिषद या फिर गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव होता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, नोट में देखिए, संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। ठीक है, उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है। कौन से 3 भाग हैं? तो पहला है पाथुपत्तु, दूसरा है इथुथोके तथा तीसरा जो है वो है पादिनेन किलकंकु। ठीक है, थोड़ा बहुत उच्चारण गलत हो सकता है तो थोड़ा सा इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि साउथ इंडिया का लैंग्वेज है। बहुत कोशिश किए हैं तो देखते हैं कितना कोशिश हुआ पाया है। पहला हम लोग बोले पत्थु पातु, दूसरा है इथुथोके और तीसरा बोले पादिनेन किलकंकु। ठीक है, तिरुवल्लुवर कृत तिरुकरुल तिरुकुरल, हाँ तो तिरुकुरल है ये। तिरुकुरल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसमें 1330 दोहों के माध्यम से जीवन के 3 मुख्य पहलुओं, कौन कौन से, कर्तव्य, धन और प्रेम। कर्तव्य को अर्टुपाल, धन को पोरुटपाल और प्रेम को कामथुपाल का विवेचन किया गया है। ठीक है, तिरुकुरल जो जाति है, तिरुकुरल जाति धर्म और संस्कृति के ऊपर उठकर सभी के लिए सार्वभौमिक नैतिकता और मानव मूल्यों का संदेश देता है। तिरुकुरल को तमिल भूमि की बाइबल और 5वां वेद भी कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तिरुकुरल जो है उसको तमिल भूमि की बाइबल भी कहते हैं और 5वां वेद भी कहा जाता है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुच्चगम कहा गया है। क्या कहा गया है? मुच्चगम कहा गया है। 3 संगम ये थे: प्रमुख संगम, प्रथम संगम, मध्य संगम, दूसरा संगम एवं अंतिम संगम, तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए, यही 3 संगम के बारे में बताया गया है, कब कब हुआ, कौन अध्यक्षता किए और क्या क्या खास बातें इसमें कहा गया। ठीक है, तो पहला जो प्रथम संगम हुआ था वो हुआ 4440 वर्ष पूर्व। ठीक है, 4440 वर्ष पूर्व प्रथम संगम हुआ मदुरा में, जो अभी समुद्र में विलीन हो चुका है। अध्यक्ष इसके थे अगस्त्य। ठीक है, और संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ था अकटियम परिपदाल, मधुनारय, मुदुकुरकु तथा कलारी आविरे। इनमें से कोई भी अभी उपलब्ध नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा संगम देखिए, 3700 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ हुआ? कपाटपुरम, अलावाई समुद्र में विलीन हो चुका है। अध्यक्ष थे अगस्त्य। तोलकाप्यम तमिल व्याकरण, रचनाकार थे तोलकाप्यर। कौन थे? तोलकाप्यर। रचना किसका किए थे? तोलकाप्यम का। तीसरा संगम हुआ 1850 ईस्वी में, 1850 वर्ष पूर्व हुआ तीसरा संगम। स्थान था मदुरा। ठीक है, अध्यक्ष थे नकीरर। क्या है? नकीरर। संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ है नेथुन थोके, कुरुन थोके, नत्रिनय, एनकुरुक भुरु, परिपादल, कुथु वरी, पेरिसे तथा सित्रिसे आदि। ठीक है, हार्ड नाम है, 1-2 बार सुनिएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो तीनों संगम हम लोग पढ़ लिए। अब नोट वाला बात है कि कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक
बुक्करसु अप्पार ने किया था। ठीक है, इनका नाम क्या है? तिरुनाबुक्करसु अप्पार। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत। अशोक के अभिलेखों में चोल, पांडे एवं चेर के बारे में बताया गया है। मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया है। कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है और 8वीं सदी में इरैयारनार अगोपरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। बहुत हार्ड नाम है, थोड़ा उसी को पढ़ने में दिक्कत होता है। इरैयानार अगोपरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इलांगोकृत शिल्पादिकारम, क्या है नाम है? शिल्पादिकारम, पायलों का गीत है ना। इलांगोकृत शिल्पादिकारम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग हैं जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कनगी एवं नर्तकी माधवी जो है उनकी प्रेम कहानी है। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी तो उसको क्या पढ़ेंगे? शीतलय सतनार ने मनी मैकले की रचना की। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मनी मैकले कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक डिंगनाथ 5वीं सदी की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। ठीक है, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुत्तेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुत्तेवर पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गए। ठीक है, तिरुत्तेवर बहुत हार्ड है। चलिए, शिल्पादिकारम, मनी मैकले या मेखले एवं जीवक चिंतामणि को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। कौन कौन? शिल्पादिकारम, मनी मेखले एवं जीवन चिंतामणि को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। तोलकाप्यम तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। तिरुकुरल। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की ई रामावतारम है। क्या है? ई रामावतारम। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग कभी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अकम का प्रेम प्रसंग जबकि पूरम काव्यों का युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांडे का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। क्या नाम था राजा का? करिकाल था। ठीक है, करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था, यानी कि ये ब्राह्मण धर्म को मानता था और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पतिन्नपाले के में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेनी युद्ध, कौन से युद्ध? वेनी युद्ध का उल्लेख मिलता है जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की और अपनी राजधानी उरैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित कर ली। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरू नानुनपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी,
नेदुनजीरल आदन 155 ईस्वी एवं सेन गुट्टुवन 180 ईस्वी। सेन गुट्टुवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। अधिराज याद रखिएगा, उपाधि जनरली पूछता है। इसने पतिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इस वंश का संस्थापक नेडिम चेलियन या नेडियोन था। इसकी राजधानी कोरकाई, मदुरई, वेगी नदी के किनारे और तेनकासी 16वीं शताब्दी थी। पांडे वंश का राजकीय चिन्ह मछली था। ठीक है, ये पूछे कभी तो याद रखिएगा कि पांडे वंश का राजकीय चिन्ह जो था वो मछली था। पांडे मुरुगन को पूजते थे, इसका प्रतीक मुर्गा था। पांडे राजा ने 20 ईस्वी पूर्व में अगस्टस सीजर के दरबार में प्रतिनिधि मंडल भेजा था। पांडे राजाओं में सबसे शक्तिशाली नेडुनजेलियन, ठीक है, इसका समय है 210 ईस्वी, तथा पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया था। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। 6ठी शताब्दी ईस्वी में मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडे शासक कुलशेखर पांडे ने करवाया था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 6ठी या 6वीं सदी ईस्वी में मदुरई की मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांडे शासक कुलशेखर पांडे ने करवाया था। पांडे राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। मेगस्थनीज ने पांडे शासक को माबर कहा है। क्या कहा है? माबर। पांडे राज्य में भूमि को कराई कहते थे। लूटने वाले धन पर लगने वाले कर को इराई कहते थे। सीमा शुल्क उल्गु कहलाता था। नल्लीव कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडे शासक था। क्या नाम था इसका? नल्लीव कोडन। ये अंतिम शासक है, पांडे शासक। संगम युग में राजे को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचर कहा जाता था। राजधानी में एक राज्य सभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। ठीक है, यह राजा के साथ न्यायालय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। क्या कहते थे? मनरम कहते थे। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट लिया जाता था। भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। भूमि का जो कर है, टैक्स है, उसको अनाज के तौर पे भी दे सकते हैं और रुपए पैसे में भी दिया जाता था। ठीक है, संभवतः यह उपज का 6ठा भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को तुशी तथा पिछले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सेना में वेलाल घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। घनी नहीं है, ये धनी है। ठीक है, धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व होता था, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित होते थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाते थे। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या विरक्कल कहते थे। क्या कहते थे? नड्डुकल या विरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर आनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वट किरुत्तल कहा गया है। ठीक है, अगर कोई राजा पराजित हो गया तो उसको क्या करेंगे? उसको एक अनुष्ठान करेंगे जिसमें वो अनशन पर बैठेगा, यानी कि कुछ खाएगा पिएगा नहीं और उसी पर अपना प्राण त्याग देगा। ठीक है, राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। क्या? जल घड़ी, पानी से चलने वाला घड़ी। ठीक है, संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग, पुलयन, एनियर, मलवर। पुलयन क्या था? दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशुचर्म मतलब जानवरों से निकलने वाला जो चमड़ा होता है, जानवरों का चमड़ा, उसकी सहायता से चारपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर शिकारियों की एक जाति थी और मलवर लूटपाट करने वाली एक जाति थी। ठीक है, तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सुरा पीते थे।
हाँ, हम लोग के शास्त्र में भी कहा गया है ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, गौ की हत्या नहीं करनी चाहिए, है ना? यही सब यहीं से आया होगा। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेलार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। वेलार के प्रमुख को वेलीर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेशियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ दास प्रथा का कोई प्रमाण हम लोग को नहीं मिला है। तोलाकाप्यम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, ठीक ना, उसका उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंचतिनय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को कैकिनय व अनुचित प्रणय को पेरुंदिनय कहा गया है। ठीक है, पेरुंदिनय कहा गया है। कैकिनय और पेरुंदिनय कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल धूम धूम करने घूम घूम कर, क्या लिखा हुआ है, चलिए इसको ठीक से पढ़ते हैं। नर्तक नर्तकियों व गायकों के दल घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पार्नर व विडेलियर कहा जाता था। ठीक है, तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओवेयर जैसी कवित्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी, मतलब कि पढ़ी लिखी होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। प्रस्तर मतलब ऐसे ही पत्थर होता है। ठीक है, इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को के सम्मान में खड़ा होने का प्रथा था। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्रोद्योग था। ठीक है, उनका जो सुविकसित वस्त्र का उद्योग था वो था इनकी समृद्धि का मेन कारण। पांड्य राज्य में कोरकई, साल्यूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पत्तन था। ठीक है, कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। कौन सी बस्ती? रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरीप्लस में अरिकमेडु को पेडोक कहा गया है। क्या कहा गया है? पेडोक कहा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिपोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। ठीक है, इसका नाम है हिपोलस। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया। क्या हो गया? सुब्रह्मण्य। और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तदात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि कार्तिकेय सबसे बड़े बेटे थे, फिर गणेश जी हैं, है ना, तो उनकी शिव पार्वती के 2 पुत्र मानते हैं। स्कंद का एक नाम कुमार भी है और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा यानी कि खेलना ना क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुर्गन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है। ठीक है, पवित्र या जादुई शक्तियों पे विश्वास करते थे। एक बात जानिए, साउथ इंडिया हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, छुआछूत, रूढ़िवादिता, ये सब जो हम लोग के समाज में है, कोई ये नहीं है कि नॉर्थ में है और साउथ में नहीं है, क्योंकि हम साउथ में रह चुके हैं और देखे हैं कि वहाँ भी बहुत भारी मात्रा में छुआछूत है, रूढ़िवादी सोच है और बहुत ज़्यादा है। इवन इतना है कि उससे ज़्यादा अच्छा भी हम लोग का नॉर्थ है कि हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं बहुत चीज़ को लेकर के। ठीक है, छुआछूत को भी लेकर के, छोटी जाति बड़ी जाति को लेकर के, और फिर मासिक जो चक्र चलता है पीरियड्स को लेकर के, इस सभी चीज़ों में हम लोग काफ़ी अब
आगे सोचने लग गए हैं, लेकिन अभी भी आप उनके पढ़े लिखे सोसाइटी में भी इस चीज़ को नहीं देख पाइएगा, ठीक है, क्योंकि हम बहुत आप साउथ इंडिया में आपको हम कहें तो हम लगभग बहुत जगह रह चुके हैं, ठीक है। वो पोस्टिंग होने की वजह से, मेरे हस्बैंड को पोस्टिंग होने की वजह से हम लोग बहुत जगह रह चुके हैं और देख चुके हैं कि अभी भी नॉर्थ इंडिया को हम लोग थोड़ा ज़्यादा जल्दी ब्लेम कर देते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन साउथ इंडिया में लिटरेसी रेट इतना अच्छा होने के बावजूद जब आप वहाँ के समाज में बहुत मतलब उन लोग के साथ रहने लगते हैं और उन लोगों के कोई इवेंट है उसमें आप पार्टिसिपेट करने लगते हैं, तब आपको वहाँ का सच्चाई पता चलता है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनका क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा रहता है, इवन कि बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो सोच है, जो रवैया है, व्यवहार है, वो केवल मेरे साथ नहीं किसी अन्य के साथ भी कहें, मतलब अपने अपने समाज, अपनी लड़कियों के साथ, अपनी बेटियों के साथ उनका जो है वो उससे मच बेटर हम लोग का अभी स्थिति है। हम लोग काफ़ी आगे, अब हमको लगता है कि हम ही लोग निकल रहे, जबकि लिटरेसी में अभी भी हम लोग पीछे हैं। तो ये मत सोचिए कि कहीं अगर लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है तो वहाँ का समाज भी बहुत अच्छा होगा, तो ये नहीं है। वहाँ जादू टोना नहीं होगा, वहाँ एक दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाते होंगे, छोटी जाति बड़ी जाति का कोई आडंबर नहीं होगा, ठीक है, पीरियड्स को लेकर कोई आडंबर नहीं होगा। तो ये एक बात जानिए कि साउथ में जब लड़की पीरियड्स होती है ना तो उसको बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बाद में उसी चीज़ को ले करके ये लोग इतना आडंबर करते, इतना आडंबर करके, उतना आडंबर हम लोग में अभी भी नहीं है, ठीक है। और अब तो हमारी स्थिति नॉर्थ इंडिया की इतनी अच्छी होती जा रही है कि बहुत सारा फैमिली ऐसा है कि जो इस सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत आगे बढ़ रहा है कि चलो है पीरियड्स तो जस्ट लाइक कि मंथ में 2 3 5 दिन का ये काम है, चलो नॉर्मल लेते हैं। लेकिन अभी भी साउथ में इस चीज़ को बहुत भयंकर ढंग से लिया जाता है, ठीक है। तो आप लकी हैं कि हम लोग नॉर्थ इंडिया में ही हैं, क्योंकि हम साउथ इंडिया में रह के देख चुके हैं। लैंग्वेज प्रॉब्लम तो है ही, उसके अलावा भी जो अगर हम लोग कहें कि छोटी जाति बड़ी जाति का हम लोग में बहुत चलन है, अरे बहुत ज़्यादा है उधर, बहुत ज़्यादा। अगर आप रहो वहाँ देखो तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग जहाँ भी हैं तो इस हिसाब से बता दें कि हाँ, जादू टोना, छुआछूत सब कुछ आपको इधर देखने को मिलेगा आपको साउथ में। ऐसा नहीं है कि कर्नाटका विशेष है, कि तमिलनाडु विशेष है, कि तेलंगाना, कि आंध्र प्रदेश, कोई भी नहीं, सबका स्थिति लगभग एक ही है, ठीक है, सबका स्थिति वैसे ही है, ठीक है। जबकि लिटरेसी रेट में आप उधर साउथ का बहुत बड़ाई करते हैं, आजकल की मूवीज़ भी हम लोग देखते हैं, बहुत हिंदुत्व का प्रचार भी अच्छा करते हैं, काफ़ी कस्टम को तो फॉलो करते हैं वो लोग, कस्टम में बहुत बिलीव करते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, कोई इवेंट को सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से करते हैं, बट बहुत चीज़ों में उनका रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए, जो भी है, आप भी कभी उधर जाएँ तो आपको भी उन लोगों को समझने का पूरा मौका मिलेगा। चलिए, इसी के साथ इसको यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।